साथ बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस आज करेगी नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं। बसंत कुमार है कांग्रेस के उम्मीदवार। आपको छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं बसंत कुमार। नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महरा रहेंगे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस कर रही है चुनाव जीतने का दावा। कल बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने किया था नामांकन। आज नामांकन का आखिरी दिन है और नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कांग्रेस के उम्मीदवार बसंत कुमार अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा मौजूद रहेंगे। इससे एक दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने अपना नामांकन दाखिल किया था। तो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव और इस उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों की साख दांव पर होगी और जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां जो है पुरजोर कोशिश में यहां पर जुटती नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी। जी कैलाश, आज अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने का। कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जरा बताएं कितनी भव्य तैयारी कांग्रेस की ओर से इस नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर की गई है और क्या दावे किए जा रहे हैं बागेश्वर को लेकर। बिल्कुल कायनात, आज का अंतिम दिन है क्योंकि आज 17 तारीख है और आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं बसंत कुमार वो अपना नॉमिनेशन बागेश्वर में दाखिल करेंगे। 12 बजे का ये कार्यक्रम मुकर्रर किया गया है। 12 बजे उनका नॉमिनेशन होना है। नॉमिनेशन में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के करण महरा वो वहां बागेश्वर में मौजूद है और उनके साथ ही जो उत्तराखंड सरकार में नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य और जो कांग्रेस के खांटी नेता माने जाते हैं वो भी बागेश्वर में मौजूद हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास ने जिस प्रकार से बड़े दमखम के साथ अपना नॉमिनेशन भरा था, उसी प्रकार आज बसंत कुमार के जो समर्थक हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, मैं बसंत कुमार के समर्थक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बसंत कुमार जो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे और लगभग 16 से 20 हजार के बीच में मत उन्होंने प्राप्त किए थे और उससे पहले वो बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं। 2 चुनाव वो ऑलरेडी पहले लड़ चुके हैं और बसंत कुमार के जो अपने निजी समर्थक हैं प्लस जो कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनकी भीड़ जुटनी बागेश्वर में शुरू हो गई है और बड़े धूमधाम के साथ ये जो नॉमिनेशन का कार्यक्रम है ये होने वाला है और उसके बाद कांग्रेस जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करण महरा संबोधित भी करेंगे, यशपाल आर्य संबोधित करेंगे। तो इसकी तैयारियां जोर शोर पर शुरू हो चुकी हैं। 12 बजे ये तहसील प्रांगण में नॉमिनेशन किया जाएगा। अगर इनके राजनीतिक परिदृश्य से देखें, पृष्ठभूमि से देखें तो किस तरह से आप देखते हैं कितना मजबूत कैंडिडेट मानते हैं बसंत कुमार को, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, आपको छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उन्हें घोषित कर दिया है। तो ऐसे में क्या लगता है जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं पार्वती दास, उनके सामने कितना दमखम ये रखते हैं और कितनी मजबूत आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में जो है ये टक्कर रहने वाली है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आरक्षित सीट है बागेश्वर। पिछले लगातार 3 बार की बात करें तो वहां से जो पूर्व स्वर्गीय विधायक या उत्तराखंड सरकार में जो मंत्री थे चंद्रनाम दास वो लगातार वहां पर बागेश्वर की सीट पर काबिज रहे और इस बार जो उपचुनाव है उपचुनाव में अगर हम बसंत कुमार की बात करें तो बसंत कुमार के राजनीतिक कैरियर की अगर हम बात करते हैं तो बसंत कुमार जिस प्रकार से बीएसपी से चुनाव लड़े, बीएसपी से चुनाव लड़ने के बाद आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से 70 के 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे उसमें से एक बसंत कुमार भी थे। क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से जो यहाँ पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए गए थे कर्नल कोठियाल, वो मात्र 6000 वोटों में समट कर रह गए थे और बसंत कुमार सबसे अच्छी लीड लेके आए थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। तो कहीं न कहीं जो इस बार बसंत कुमार का जो जंप है क्योंकि आम आदमी पार्टी से जिस प्रकार से कांग्रेस में गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जब चुनाव लड़े थे उसके बाद अब कांग्रेस में जाना, क्योंकि बसंत कुमार की जो अपनी निजी छवि है वो उसके अलावा उनके जो समर्थक हैं प्लस कांग्रेस का जो मत है, कांग्रेस के वोट उसमें ऐड हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं अब बागेश्वर में कांटे की टक्कर दोनों के बीच दिखाई देगी
भाजपा प्रत्याशी जो पार्वती दास है उनके और बसंत कुमार के बीच, कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार के बीच खासा टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। कायनात, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कैलाश जी के दूसरे और तीसरे नंबर पर जो है कौन से उम्मीदवार रहे थे 2022 के चुनाव में, और क्या आपको लगता है, जैसे आपने कहा कि दूसरे नंबर पर ये लीड कर रहे थे बसंत कुमार जो है आम आदमी पार्टी से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो क्या यही देखते हुए उनकी इसी लोकप्रियता को और जन आधार को भुनाते हुए कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है बागेश्वर से? अब बिल्कुल, जहां तक देखिए मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से जो कांग्रेस के जो रंजीत दास वहां पर जो पिछली बार चुनाव लड़े थे वो तीसरे स्थान पर रहे थे, दूसरे स्थान पर बसंत कुमार रहे थे, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक इच्छा थी उसको मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और कहीं ना कहीं उनको ये टीस थी कि कांग्रेस मुझे टिकट नहीं दे रही है, क्योंकि पिछली बार तीसरे स्थान पर रहे थे और बसंत कुमार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। दूसरे स्थान पर आना एक बड़ी उपलब्धि होती है किसी कैंडिडेट के लिए, और सबसे अहम चीज ये है कि कांग्रेस ने उसको कैश किया है, और कांग्रेस ने देखिए भाजपा के सामने अगर कांग्रेस के पास जो मजबूत दावेदार हैं वो इस वक्त बसंत कुमार हैं, तो बसंत कुमार वर्सेस पार्वती दास हैं, इनके पास जो है दोनों के बीच में तगड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों मोर्चा संभाले हुए हैं, दोनों बड़ी मेहनत के साथ बागेश्वर उपचुनाव में इस वक्त लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए सुनीता विद्यार्थी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव जो है इसमें आप क्या मानती हैं कि जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं बसंत कुमार, वो ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं या फिर जो यहाँ पार्वती दास हैं, बीजेपी ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास की वो पत्नी है, हालांकि हाउसवाइफ रही है, कोई राजनीतिक आधार नहीं है, अभी तक कोई चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है, एक हाउसवाइफ से निकल के वो सीधे राजनीति के मैदान में उतर रही हैं, क्या वो मजबूत आपकी कैंडिडेट रहने वाली है? कितनी जोरदार टक्कर रहेगी दोनों के बीच? देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारी प्रदेश की महिलाएं बहुत ही कर्मठ और बहुत ही राजनीतिक एक रणनीतिकार और बहुत ही सोच समझदार वाली महिलाएं होती हैं, जो हर क्षेत्र में जहाँ पे भी हमने महिलाओं को उतारा है वहाँ पे उन्होंने जो है बहुत अच्छा करके दिखाया है। और यहाँ पे बहुत मजबूत कैंडिडेट हमारे पास पार्वती दास जी है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को आगे कर रही है और लगातार आपने देखा कि पार्वती दास जी राजनीतिक रूप से बहुत वर्षों से जो है स्वर्गीय चंदन रामदास जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी। और भले ही उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था क्योंकि घर से उनके जनप्रतिनिधि थे, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक नीति रीति प्रत्येक विचारधारा से वो जो है जानती हैं और किस प्रकार से हमारे यहाँ पे बागेश्वर में स्वर्गीय चंदन रामदास जी के जो कार्य हुए हैं और इतने 4 दशकों से स्वर्गीय चंदन रामदास जी का वहाँ पे कार्य रहा, लोगों का स्नेह प्यार रहा और बहुत ही वहाँ की जनता का जो है हमें अभूतपूर्व जो वहाँ पे आपने देखा कि कल भी नामांकन के दिन पे हम लोगों को समर्थन मिला है और निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सुनीता जी मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि ठीक है महिला सशक्तिकरण को जिस प्रकार से वो आगे बढ़ा रही हैं और एक सकुशल वो नेत्री यहाँ पर साबित हो सकती हैं, वो क्षमता वो रखती हैं, लेकिन साथ में ये भी एक बात सामने आती है कि जिस परिवारवाद की राजनीति का खात्मा करने की बात बीजेपी करती है, क्या आप उसी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, परिवारवाद का मतलब होता है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा बेटा जो है वो भी एमएलए बनेगा, मेरी बेटी है वो किसी और कंस्टिट्यूएंसी का प्रभार संभालेंगी। एक ही परिवार के लोग जब पूरी पार्टी में हर पद पे बैठ जाएं उसको परिवारवाद कहते हैं। लेकिन यहाँ पे परिवारवाद की संज्ञा देना मैं कहूंगी कि अनुचित है, क्योंकि आप देखिए कि स्वर्गीय चंदन रामदास जी के जो कार्य है, जो उनका त्याग है राजनीति में और पार्टी के लिए, वो बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। तो परिवारवाद की परिभाषा जो है यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंडी बहुत जागरूक है। परिवारवाद होता है जैसा कांग्रेस है। आप देखिए कि इनका जो अध्यक्ष है
कितनी पुश्तों के बाद इनका अध्यक्ष जो है इस बार बदला गया है, वो भी प्रेशर के कारण, भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर के कारण। नहीं तो इनके एक ही परिवार के लोग अध्यक्ष बनते रहे। लेकिन मौका यहाँ पर क्या किसी और सदस्य को नहीं दिया जा सकता था? पैनल में जिस तरह से जानकारी सामने आई है उसमें 2 नाम और भेजे गए थे और कांग्रेस से निकलकर जो रंजीत दास हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर बागेश्वर से ही लड़ा था, हालांकि तीसरे नंबर पर रहे थे, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो जो और 2 लोग थे उनको प्राथमिकता ना देते हुए परिवार के जो चंद्रनाम दास है उनकी ही परिवार के सदस्य को टिकट देने का फैसला पार्टी कर चुकी थी, ये तय माना जा रहा था और उन्हीं की पत्नी को टिकट दिया गया। क्या ये सिंपैथी कहीं ना कहीं सिंपैथी लहर पर सवार होकर जीत को भुनाने का एक पैतरा है? देखिए ऐसा है, मैं यहाँ पे इस बात से अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि जो पैनल में नाम गए थे, पैनल में नाम गए और उसके बाद जो सहमति बनी, वहाँ की जनता की जो सहमति हमारे को जो अग्रिम आया था और जो हमारे पैनल में सहमति बनी वो पार्वती दास जी के नाम पर बनी और वो एक मजबूत महिला कैंडिडेट है जो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगी और हमें पूरा विश्वास है जनता उनको पूरा जो है अपना मत देगी और भारी मतों से जो है पार्वती दास जी को। ठीक है सुनीता जी, हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि ये किस तरह से इस उपचुनाव को देख रहे हैं, नतीजा किसके पक्ष में मानते हैं कि आने वाला है। स्वागत है आपका शीशपाल जी, और क्या कहेंगे बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जीत किसे मिलने वाली है? बसंत कुमार वर्सेस पार्वती दास होने वाला है। बसंत कुमार या पार्वती, जनता किसे यहाँ पर जीत का सहरा पहनाएगी? मैडम नमस्कार, शीशपाल जी नहीं जुड़ पाए, मैं आशीष नौटियाल जुड़ा हूँ। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, देखें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सिंपैथी राजनीति करती है। आप देखें अभी मैडम बता रही थी कि किस तरह से जो है एक मजबूत कैंडिडेट वहाँ की है। मजबूत कैंडिडेट तो अगर आप कांग्रेस से लेके गए तो बहुत मजबूत कैंडिडेट से पहले चुनाव लड़े हुए हैं, आपके पास और भी अपने अच्छे कार्यकर्ता रहे होंगे, पर भाजपा सिर्फ सिंपैथी पे डरा के और इस तरह की राजनीति करती है कि या तो सिंपैथी वोट मिल जाए या कोई दंगे करवा दिए जाए, इस तरीके के वोट बैंकों पे भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। तो इसलिए इन्होंने जो टिकट दिया उनकी पत्नी को इसलिए दिया कि इन्हें उम्मीद है कि सिंपैथी के नाम पे क्या पता ये लोग जीत जाए, क्योंकि यही इनका जीतने का तरीका है, या तो दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ मचाओ या इस तरीके से आप इनको लेके आओ कि जिनको चले गए बेचारे स्वर्गवासी हो गए उनके बच्चों को, उनकी वाइफों को लेके आओ कि उस नाम पे ही हम लोग जीत जाएंगे। इसका राजनीति करने का तरीका है। और हम लोग मैडम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे थे कि हम मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि सोनिया गांधी की कोई राजनीतिक मंशा तक नहीं थी, तो आपने सोनिया गांधी को क्यों आगे लाया? बताइए कि आपको सिंपैथी सोनिया गांधी को क्यों लाया? ये तो पार्टी का अपना डिसीजन है, कोई सिंपैथी के लिए थोड़ी लाया आपको सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी पार्टी में कब आई? सोनिया गांधी ने तो पार्टी छोड़ दी थी। सोनिया गांधी कब आई? जब पार्टी की हालत खराब होने लगी तो सोनिया गांधी को लेके आएगी, आप आओ और आप इस पार्टी का संभाल सकते हैं। तो सोनिया गांधी आई है, उसकी अपने जानती कोई मनसा नहीं थी सोनिया गांधी जी की, और न राहुल गांधी की थी। अगर इन लोगों को प्रधानमंत्री बनना था मैडम तो क्या आप रोक सकते थे इनको प्रधानमंत्री बनने से? जिन लोगों ने खुद पद का किनारे किया, हमें पद का लालच नहीं है। आज भी इंडिया गठबंधन अगर बनाया तो उसने कहा है कि हमें पद का कोई लालच नहीं है, कि हम कोई प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। खुद बोल रहे हैं आपकी प्लान नहीं है भ्रष्टाचारी की। हम लोग यहाँ देखो आपके भ्रष्टाचार एक हम सोचते थे सड़क घोटाला आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा, तो नितिन गडकरी जी का डिपार्टमेंट सड़क घोटाले में पड़ा गया। 18 करोड़ के 250 करोड़ पे आपने पर किलोमीटर पेमेंट करी है। तो आप लोग तो मैडम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सिर्फ सिंपैथी डरा धमका के राजनीति करने वाले लोग हैं। अब जनता आप लोगों से पहचान गई है और जरूर चिंता का जवाब लोगों को देगी। पार्टी को तो जनता से मैं आग्रह करूंगी इनको ऐसा रास्ता दिखाए कि ये पाताल से नीचे चले जाए, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंडियों पे थूकने की आप देश को बर्बाद कर दो, हम तो नीचे चले जाए और आप देश को बर्बाद कर दो। क्या हाल कर दिया आपने देश का? आप देखें महंगाई कहाँ जा रही है, आप देखें महिला अत्याचार कहाँ जा रहा है। आप मैडम एक महिला नेत्री होके आप अगर अंकिता हत्याकांड के लिए खड़ी नहीं हुई तो क्या समझे आपको? सिर्फ राजनीति का नहीं आप लोग बैठे हैं। चलिए ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, सुनीता जी, आशीष जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, दोनों पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट्स तो डिक्लेयर कर दिए हैं, चुनाव प्रचार भी अब जो है वो और तेजी पकड़ने वाला है। 5 सितंबर को चुनाव है, 8 सितंबर को नतीजा भी सामने आ जाएगा, लेकिन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? प्राथमिकता के आधार पर किन चीजों को लेकर जनता के बीच उतरने वाले हैं? पहले मैं जानना चाहूंगी सुनीता जी आपसे, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं आशीष नौटियाल, उनका कहना है कि सिंपैथी की लहर पर सवार होकर बीजेपी ये चुनाव जीतना चाहती है, इसीलिए जो चंद्रनाम दास है उनकी
पत्नी को यहाँ पर टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से। तो मुद्दे यहाँ पर क्या रहेंगे, क्या कोई मुद्दा होगा या फिर सिर्फ जो पूर्व में उनके पति यहाँ पर काम कर चुके हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें अपार प्रेम दिया, लगातार वो 4 बार चुनाव जीते, उसके बाद जो है यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर वो रहे, तो जनता उनके परिवार को अच्छे से जानती समझती है। क्या सिर्फ उसी आधार पर वोट मिलने वाला है या फिर कोई मुद्दे भी यहाँ पर बीजेपी के रहने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जो जितने भी मुद्दे रहते हैं उनको सर्वोपरि सबसे पहले प्रायोरिटी में रखती है और हम डेवलपमेंट के आधार पर जो है जनता के बीच में जाएंगे, विकास के नाम पर जाएंगे और जो भी इंफ्रा हमने वहाँ डेवलप किया है, जितना भी चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, तमाम क्षेत्रों में हम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है, हम अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का जो मन है, जो उनका समर्थन है, वो लेंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी का आज तक आप बताइए 4 दशकों से कोई आधार नहीं है बागेश्वर में, और आप पार्टी के नेता को जिस तरीके से ये लेकर गए हैं, क्योंकि इनके पास प्रत्याशी तक नहीं वहां पे मिल रहे थे। आप बताइए इनके संगठन में कितने लोग हैं बागेश्वर में, संगठन के नाम पे कोई व्यक्ति नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई आधार नहीं, और आज से नहीं दशकों से। और रही बात बसंत कुमार की, बसंत कुमार वहां की जनता ने, क्योंकि देखिए जनता है, जनता जनार्दन है, एक विकल्प भी देखती है और विकल्प के तौर पे उन्होंने आप पार्टी को एक मौका दिया था, लेकिन आप पार्टी ने हमेशा दल बदल करे, हमेशा आप पार्टी ने, आप देखा, चलिए मौका इसलिए जनता ने दे दिया था क्योंकि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी थी, कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से थे, इसलिए दूसरे नंबर पर आ गए। आप ये मानते हैं कांग्रेस से होते तो तीसरा नंबर जो यहाँ पर दिया गया है वही रहता? इस बार भी आप मानती हैं कि जनता जो है स्वीकार नहीं करने वाली है? नौटियाल जी क्या कहेंगे यहाँ पर? जिस प्रकार से सुनीता जी ने कहा कि संगठन के लिहाज से कमजोर नजर आती है कांग्रेस, यहाँ पर कोई कैंडिडेट यहाँ पर कांग्रेस को अपना नहीं मिला, इसलिए जो आम आदमी पार्टी से निकलकर कांग्रेस में शामिल हुए उन्हीं को टिकट देकर मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन जनता यहाँ पर स्वीकार नहीं करेगी। देखिए मैडम, मैं पहले सुनीता जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जैसे सुनीता मैडम ने कहा हमारा कोई आधार नहीं है वहाँ, तो मैं बताना चाहूंगा आपका पूरा भारतवर्ष में कोई आधार नहीं था। आप वो लोग हैं जिनका एक सांसद और एक सांसद भी नहीं हुआ करता था, तब भी आपने 50-60 साल संघर्ष करा और आप राज्य में जिंदा रहे। तो आधार की बात तो छोड़े मैडम, आधार तो एक दिन में बन जाता है, आधार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो आधार बता रहे हैं, आधार आपका तो बिल्कुल था ही नहीं, आपका पूरे देश में आधार नहीं था। सही, एक विधानसभा की बात, आज की डेट में मैडम ये विकास की बात करते हैं, मैडम आप हमारी सुन लीजिएगा, आपने तो बोल दीजिए। आप अगर आप विकास की बात करते हैं तो आपके तो सीएम है, आप कह रहे हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर जाएंगे, रोजगार का मुद्दा एक विधायक थोड़ी देगा रोजगार देने के सीएम साहब बैठे हैं ना, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मतलब उसी सीट में अगर आप चुनाव जीतेंगे तो मिलेगा, तो विकास होगा, तो रोजगार मिलेगा, और तो नहीं होगा। आप कैसी बात कर रहे हैं मैडम? एक विधानसभा सीट से कोई रोजगार नहीं मिलता, और ये आपको निश्चित माने अगर विधानसभा सीट आप हार भी जाएंगे तब भी आपकी सरकार नहीं गिरेगी, तब भी आपकी सरकार बनी रहेगी और विकास तब भी हो सकता है, और आप जीत भी गए तब भी आपकी सरकार बनी रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं होता। लेकिन एक जनता का आक्रोश है, जनता का जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आक्रोश है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह बेरोजगारों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से पैसों की लूट खसोट स्मार्ट सिटी के नाम पे बचाई जा रही है, किस प्रकार से तीर्थ पुरोहितों को बद्रीनाथ के अंदर बिना बताए उनके घर तोड़े जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर। तो जनता को मौका है, वो आपको जवाब देगी, और आपको निश्चित ही आप ये चीज छोड़ दें कि हमारा आधार नहीं था, हमारे विधायक थे, आप हमारे विधायक को भी उठा के ले गए, आपने सोचा कि इनका कोई आधार ही नहीं बचेगा। लेकिन मैडम कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी तरफ हर कोई आंख करके देख रहा है, और आज अगर बसंत कुमार जी आए, बसंत कुमार एक एक करके अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। आशीष जी क्या मानते हैं कि ये चुनाव जो है क्या ऐतिहासिक रहने वाला है? क्योंकि अभी तक जो इतिहास रहा है राज्य गठन के बाद, सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उसी के पक्ष में उपचुनाव का नतीजा रहा है। ये 15वां उपचुनाव है प्रदेश का, गठन के बाद में, राज्य गठन के बाद में। तो इस चुनाव का नतीजा क्या आप मानते हैं कि जो इतिहास चला रहा है उसे बदलने वाला होगा? देखिए मैडम, निश्चित ही हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से चंपावत के अंदर धन का और अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, ये दुरुपयोग ना करें, और निश्चित ही हमारे पक्ष में फैसला आएगा, और जनता इनसे जो त्रस्त है उसका जवाब जनता जरूर देगी। चलिए सुनीता जी। देखिए ऐसा है, मैं जो कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बसंत कुमार है, पहले वो आप पार्टी में थे, उससे पहले किसी और पार्टी में थे, तो बसंत कुमार जी अब कांग्रेस में आ गए और भाजपा इनके कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। अब भाजपा की बरसात में बह जाएंगे, क्योंकि दल बदलों का ट्रैक रिकॉर्ड उत्तराखंड में कभी भी अच्छा नहीं रहा है, और इन्होंने लेकिन बीजेपी में आ जाते हैं तो उनका ट्रैक सुधर जाता है शायद। चलिए बात आप करते हैं, इनको दिखाएगी।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में, इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो 5 सितंबर को उपचुनाव होना है बागेश्वर विधानसभा का और 8 सितंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि उनके ही उम्मीदवार यहां पर जीत दर्ज करने वाले हैं, लेकिन जनता जनार्दन है वो क्या फैसला करती है ये 8 सितंबर को ही साफ